नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और नोटिफिकेशन जाने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो तब तक हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे एक निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के ठीक बगल में एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को ध्यान से दबा दीजिए और एक बार चेक कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं। कई बार ऐसा हो जा रहा है कि बेल आइकन लोगों ने दबाया और नन पर वापस वो चला जा रहा है, तो उसको चेक करते रहिए बार बार कि वो ऑल नोटिफिकेशन ऑन पर है या नहीं है। और दूसरी बात, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे डिस्क्रिप्शन में तो दो लिंक मिलेंगी। एक होगी जिसमें लिखा होगा एक गूगल फॉर्म आपको भरना है, आप उसको भर दीजिए। उससे हम और आप सीधा संवाद कर पाएंगे। कल को कोई चैनल रहता है या नहीं रहता है या कहीं से बैन हो जाते हैं तो कम से कम हम आपको सूचना दे सकते हैं आपके फ़ोन पर कि अब हम इस जगह पर मौजूद हैं, इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। दूसरा, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह ही है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भी, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मित्रों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। शशांक जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं? और जब तक लोग जुड़ेंगे तब तक हम ये सारा हमने आपको समझा ही दिया कि किस किस प्रकार से आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको जुड़े रहना है, जिससे कि कल को कहीं भी कोई यदि प्रॉब्लम होती तो वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। नारायणन शंकर रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कंट्रीब्यूशन के लिए। मोहिंदर सिंह जी, जय हिंद, कैसे हैं? देवी प्रसाद साहू जी, नमस्कार। अच्छा, एक चीज़ और कि बहुत जल्दी ही हम लोग जो मेंबर स्पेशल है, मेंबर स्पेशल अलग से शुरू करने वाले हैं। एंड मेंबर स्पेशल में ये रहेगा कि मेंबर एक्सक्लूसिव कुछ वीडियोस होंगे, मेंबर एक्सक्लूसिव कुछ लाइव्स होंगे, है ना। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो मेंबरशिप जो लोग लेते हैं उनके लिए कुछ अलग होना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो उसके हिसाब से मेंबर स्पेशल एक अलग से हम शुरू करेंगे, राइट। और वो हम सितंबर से शुरू करेंगे। तो जो भी लोग हैं उनको ये हमने अभी से बता दी, बिकॉज 26 हो गए, 4 दिन बाद सितंबर लग जाएगा, सॉरी अक्टूबर लग जाएगा। अक्टूबर से हम शुरू करेंगे और 4 दिन बाद अक्टूबर लग जाएगा। तो हम मेंबर स्पेशल सीरीज़ एक शुरू करेंगे, उसमें लाइव्स होंगे, कुछ वीडियोस होंगे, कुछ पोस्ट होंगी, तमाम सारी और चीज़ें होंगी, है ना। जय श्री राम विवेक परशु जी, नितिन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन करते हैं। जय श्री राम। भारत को भारतवर्ष क्यों कहते हैं? नितिन कुमार जी बताइए, सर्च कीजिए, भारत को भारतवर्ष क्यों कहा जाता है। अंजू भारती जी, नमस्कार। चलिए साहब, शुरू करें। बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ललकारा है यूएन में, यूएन को ललकारा है, यूएन में ललकारा है। तब फिर इसके मायने क्या बनते हैं? तो क्या यहाँ से शुरू करें या हम पहले कुछ और मुद्दे ले रहे हैं? राजेश तलवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो हम पहले कुछ थोड़े से और अलग मुद्दे लेंगे। कुछ मुद्दे इसलिए अलग लेंगे क्योंकि आज मेरे एक बहुत अज़ीज़ मित्र इस दुनिया में नहीं रहे और वो भी, उन्हें भी कोविड हुआ था, कोविड के आफ्टर इफ़ेक्ट में। और अक्सर अब जो देखने में आ रहा है वो कोविड के आफ्टर इफ़ेक्ट में लोगों की जान चली जा रही है। तो कोविड से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। लोगों को, शायद कुछ लोगों को लगेगा तो बहुत नॉर्मल सी बात है, 1.5% ही है। अब वो 1.5% है, 5% है, तो हमने नहीं देखा, लेकिन आपके लिए 100% है। आपके लिए 1.5% नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपका एक अंगूठा काम करना बंद कर देगा, है ना। या तो आप जिएंगे या आप नहीं जिएंगे, राइट। इसलिए कोविड से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सूर्यकांत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं ग्रेट वर्क नितिन जी, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए साहब, आज एक माँ की बात आपको सुना देता हूँ। शायद मेरी बातों से आपको इफ़ेक्ट ना होता हो, मेरी बातों से आपको फ़र्क ना पड़ता हो, राइट। हरजीत जी हैं, लिखती हैं, ऑफिशियली 94,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19। वन ऑफ इट वॉज माई सन। ऑफिशियली 94,000 लोगों ने कोरोना वायरस से जान गंवाई, उसमें से एक मेरा बच्चा था। नीचे लिखती हैं, हम इसको नीचे स्क्रॉल भी करेंगे। इट मे बी जस्ट अनदर नंबर फॉर एवरी वन बट माई फैमिली इज़ डिवास्टेटेड।
आई विल नेवर फॉरगिव पीपल हु आर स्टिल रोमिंग विदाउट मास्क। ये देखिए आप लोगों के लिए लिखा है इन्होंने। मनीष जी नमस्कार, धन्यवाद। और अनंत कुमार शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्पष्ट लिखती हैं कि आपके लिए ये एक नंबर होगा, लेकिन मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है, डिवास्टेटेड। और मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूंगी जो आज भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। कुछ समझ में आया आप लोगों को? ये एक माँ की चीख है, एक माँ की पुकार है, शायद आप तक पहुंच जाए, इसलिए मैं इस ट्वीट को लेकर आया। ये मेरा बनाया हुआ नहीं, ये हरजीत जी का है। फिटनेस फ्रीक हैं और फिटनेस क्लब चलाती हैं। उनका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है। शायद आप लोगों को इससे पता चल जाए। पिछले 15 दिन में मेरे आसपास मेरे तकरीबन मतलब मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे परिचय के लोग 7-8 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। और मैं शुरुआत से इस बात को लगातार कहता रहा था कि इसको लाइटली मत लीजिए, लेतलाली मत कीजिए, मास्क लगाइए। और अब फैल रहा है, अब ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। हमने जो सुरक्षा तब ली थी लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में, वो सुरक्षा कहाँ चली गई? उस सुरक्षा की ज़रूरत अब है। अब हम आराम से एट ईज़ हो गए, नहीं कुछ नहीं हो रहा जी। जिसके परिवार से जाता है उसको पता होता है कुछ हो रहा या नहीं है, ये है या नहीं है, ठीक है। और आगे लिखती हैं, वन डे यू जस्ट वेक अप टू सी योर चाइल्ड इज़ नॉट देयर इन हिज रूम, हिज बुक्स, हिज क्लोथ्स, हिज लैपटॉप, हिज फ़ोन, हिज प्ले स्टेशन, एवरीथिंग इज़ देयर। एक दिन जब आप उठते हैं तो आप देखते हैं आपका बच्चा आपके रूम में नहीं है। उसकी किताबें, उसके कपड़े, उसका लैपटॉप, उसका फ़ोन, उसका प्ले स्टेशन, सब कुछ वहीं है। अगर कुछ नहीं है तो आपका बच्चा वहाँ नहीं है। योर मनी, योर होम, योर वर्क, नथिंग मैटर्स व्हेन योर चाइल्ड इज़ नो मोर। आपका पैसा, आपका घर, आपका काम, कुछ भी काम नहीं आता, कुछ भी किसी भी मतलब का नहीं रहता जब आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहता। मे महादेव नेवर लेट यू सी दिस डे व्हेन यू आर रोमिंग विदाउट मास्क, स्पिटिंग ऑन रोड। महादेव कभी आपको ऐसा दिन ना दिखाएं जब आप इस प्रकार से थूकते हुए सड़कों पर घूमते हैं। और मैंने इनको कुछ नहीं लिखा, मैंने इनको सिर्फ इतना ही लिखा, मैनी थैंक्स फॉर योर ट्वीट माय डियर सिस्टर, मे बी दिस मे डिटर फ्रॉम सम फ्रॉम स्टुबिलिटी। राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद इस चीख से, शायद इस पुकार से, नहीं RIP नहीं चाहिए सर। नोबडी वॉन्ट्स RIP, नोबडी वॉन्ट्स एनीबडी टू रेस्ट इन पीस। सच्चाई ये है, मैं आपके सामने सच्चाई लाया हूँ। आज हरजीत हैं, कल आप ना हो। और कोविड में एक सबसे कोरोना वायरस में जो सबसे खतरनाक बात निकल कर आ रही है, वो क्या निकल कर आ रही है? वो ये निकल कर आ रही है कि ज़्यादातर मरने वाले जो हैं, जो ज़्यादातर इसमें फर्टिलिटी हो रही है, मॉर्टेलिटी हो रही है, वो ज़्यादातर आदमियों की है, पुरुषों की है। यानी हेड ऑफ द हाउस, जो घर चलाने वाला है, वो इस दुनिया में नहीं रह रहा है। अब ज़रा सोचिए उन परिवारों का क्या हो रहा होगा जहाँ ब्रेड अर्नर, जो पैसे लेकर आ रहा था, जो घर चला रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लीजिए, बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। आप सुरक्षित रहें। मैं हर बार, हर रोज़ जब भी लाइव आता हूँ, हर बार जाने से पहले एक बात बोलता हूँ, आप सब सुरक्षित रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, यही कहता हूँ। और मैं बार बार आपको ये याद दिलाता हूँ कि आपका सुरक्षित रहना, मैं कई बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि मेरे लाइफ के लिए भी आपको रहना है, ये एक बात अलग है, ये एक मजाक के तौर पर ठीक है। संतवा नाम जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको मेरे लाइव आप देखें ना देखें, अपने परिवार के लिए आपको सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जब भी घर से जाएं, हो सके तो N95 बिना डिब्बी वाला, बिना ढिबरी वाला मास्क, या आप कपड़े का बनाया हुआ मास्क, कुछ भी ज़रूर पहन कर जाएं। सिर को पूरा कवर करने की कोशिश करें, बालों को स्पेशली कवर करने की कोशिश करें। सैनिटाइज़र अपने साथ में रखें, हर आधे घंटे में एक बार सैनिटाइज़ करने का प्रयास करें। किसी भी चीज़ को छूने से पहले या बाद में, चाहे वो ATM से पैसे निकालना हो, सैनिटाइज़ ज़रूर कर लें हाथों को, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इतना नहीं, आपकी गाड़ी के जो हैंडल गियर्स है, वो भी नहीं पता ना आपको हैंडल कौन पकड़ के गया है ना, जब आप अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हैं, वो भी, तो ज़रा उस पर भी ध्यान दीजिए। और हर चीज़ को ये मानकर चलिए जिसको आप छूने जा रहे हैं। ये मेरा सबसे पहला वीडियो था कोरोना के ऊपर, जब मैंने कहा था हम मानकर चलेंगे कि कोरोना है। आज फिर वही शब्दों को दोहराऊंगा, हर चीज़ को मानकर चलिए कि इस पर कोरोना है।
आपने हाथ लगाया, आपको हाथ अपने सैनिटाइज करने ही है, उस जगह को सैनिटाइज करना ही है छूने से पहले। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक की नहीं है तो आप उस पर सीधे सैनिटाइज़र मार सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो फिर आपको एक कपड़े में या एक कागज़ में लेकर, आप टिश्यू पेपर में लेकर आप उससे भी कर सकते हैं। सर मेरी मदर को हॉस्पिटलाइज हुए बिकॉज ऑफ कोविड, लंग्स अब रिकवर किधर चला गया कर रहे हैं, सो गाइस टेक इट सीरियसली। रोनी अडक जी, बिल्कुल। और रोनी जी मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलूँगा दीप्रांता सिंह परमार जी धन्यवाद। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जो लोग कोविड से जिनको लग रहा है वो ठीक हो जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह कम है तो 7 दिन में आपको निकाल दिया जा रहा है, जबकि एक्चुअली कोविड 10 से 14वें दिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो जो लोग निकल भी आ रहे हैं ना, वो 4-5 दिन बाद, आने के 4-5 दिन बाद अपना एक फॉलोअप करा लें। HRCT स्कैन होता है, हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन। पैसे लगेंगे आपके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फ्री में होने वाला, पैसे लगेंगे, करवा लीजिए। अपने लंग्स में कितना इन्फेक्शन है देख लीजिए। बहुत सारे और टेस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। बहुत सारे टेस्ट हैं, डी डाइमर है, तमाम सारे और टेस्ट हैं, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। पर HRCT स्कैन ज़रूर करवा लीजिए, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन। और एक बार करवाने के बाद एक बार फिर और करवा लीजिए। अब मैं आपके 2 बार पैसे आपसे मांग रहा हूँ ना। प्रशांत जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये पैसे आप मुझे दे रहे हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये पैसे आपने मुझे दिए, राइट, आपने मुझे दे दिए, मुझे मिल जाएंगे पैसे। बस आप अपना टेस्ट करा लीजिएगा। जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को कोविड से जो निकल कर आ रहे हैं बाहर, आप प्लीज़ 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 HRCT स्कैन ज़रूर करा लीजिए। मेरा कोई कमीशन नहीं है HRCT में, आप अपने यहाँ कराइए, अपने डॉक्टर के यहाँ कराइए, जिसके यहाँ कराना है करा लीजिए, पर ज़रूर करा लीजिए। और फॉलोअप एक बार और करवा लीजिएगा, बढ़ तो नहीं रहा है ना, और अगर बढ़ रहा है तो फिर आपको और कराना पड़ेगा, फिर वो आपके डॉक्टर बताएंगे, राइट। इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतिए। जो लोग मजाक समझ रहे हैं इसको प्लीज़ मजाक ना समझें। जो लोग क्योंकि इसके बारे में बोलना मना है, यूट्यूब पर कोई भी इसके बारे में कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, सरकार का ऐसा कहना है, इस बारे में चर्चा तब तक नहीं की जा सकती, वही कहाँ कहना है जो सरकार ने कहा, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते इस पर। जो लिमिट में अपने दायरे में कर सकते हैं उतनी बात करेंगे। सिर्फ इतना ही कहूँगा, प्लीज़ इसको मत लीजिए लाइटली, ये कोई सर्दी ज़ुकाम नहीं है, है ना। और बहुत सारी बातें हैं जो हम कभी करेंगे, बट सर नोबडी टेल्स लाइक यू, थैंक यू शरण जी। तो मेरा सिर्फ आप सबसे निवेदन है, देखिए सर मुझे तो आप सबसे प्यार है, मैं तो चाहता हूँ आप और ज़िंदा रहें, इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मेहरबानी करके जो लोग ये सोच रहे हैं घर में बैठकर काढ़ा ले लेंगे, हम ये खा लेंगे वो खा लेंगे, हम तो हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं चल रहा भाई साहब। स्ट्रांग इम्यूनिटी वाले भी निपट जा रहे हैं, काढ़ा पीने वाले भी निपट जा रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा क्या है। इसलिए यदि आपको होता है तो आप डॉक्टरी सलाह लीजिए। आप काढ़ा वाड़ा सब कुछ चालू रखिए, अपनी पूजा पाठ भी चालू रखिए, काढ़ा भी चालू रखिए, आपको जो गोली खा रहे हो आप आयुर्वेदिक वो भी खाइए, गिलोयवटी खा रहे हैं वो भी खाइए, सब कुछ अच्छा है, कुछ मना नहीं है, तुलसी भी खाइए, सब खाइए, लेकिन डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। और अगर वो आपसे कहता है आप एडमिट हो जाइए तो आप एडमिट हो जाइए, ना नुकुर मत कीजिए, भागा भूगी मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं दिखाऊंगा नहीं, बचूंगा मैं टेस्ट कराने से, अगर मुझे हो गया तो भी कौन सा ठीक होने वाला, नहीं, ऐसा मत कीजिए। यदि आपको है आप अपना टेस्ट कराइए, यदि पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप बिल्कुल डॉक्टर की सलाह पर चलिए, जो डॉक्टर कहता है वो कीजिए। और इसमें बार बार लगातार जो एक पूरा जो इलाज का तरीका है वो बार बार बदल रहा है, दवाइयाँ बार बार बदल रही हैं, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा दोस्त जो होकर आया था उसे ये दवाइयाँ मिली थी तो मैं खा लूँगा मैं भी ठीक हो जाऊँगा, इस गलतफहमी मत रहिएगा। दवाइयाँ, आई रिपीट, दवाइयाँ बार बार बदल रही हैं, कोर्स ऑफ एक्शन बार बार बदल रहा है मेडिकेशन का, ठीक है। लगातार 3 बार तो मेरी आंखों के सामने 3 अलग अलग बार, और सरकारी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 3 बार अलग अलग आ चुका है। तो आप सबसे निवेदन है अपना दिमाग ना चलाएं, डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दें। कमलदीप शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। और बहुत सारे डॉक्टर अपनी जान दे रहे हैं आपके लिए, बहुत डॉक्टर्स की जान चली गई, 482 डॉक्टर्स अभी तक कोविड के काल में, कोविड के मुंह में समा चुके हैं। वो आप ही के लिए, आपकी सेवा करते हुए कोविड से ग्रसित हुए, इसलिए मेहरबानी करके थोड़ी उनकी भी इज्जत कीजिए और अपना इलाज ना करें, है ना। ये छोटा सा एक मैसेज मेरा आपके लिए था, और ये सिर्फ आपके लिए था, आपके परिवार के लिए था। अगर आप लोग अपने परिवार के साथ सुन रहे हैं तो मेरा आज सारी बहनों से मेरा एक निवेदन है, आपके पति बाहर जाते हैं, ये जो भाई साहब देख रहे हैं, जो मेरे भाई हैं जो देख रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, आप मेहरबानी करके इनको समझाइए और बिना मास्क के इनको कभी भी बाहर मत निकलने दीजिए,
जैसे हेलमेट लगाते हो ना, ऐसी मास्क बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सब बहनों से निवेदन है, आप अपने पतियों को बिल्कुल घर से बाहर मत निकलने देना, और सैनिटाइज़र साथ में रखिए। छोटी बॉटल्स, इस प्रकार की छोटी बॉटल्स आपको मिल जाएंगी मार्केट में, इनको रखिए। ठीक है, और पॉकेट में रखिए। आप कोई सैनिटाइज़र से भी कोई मुझे कमीशन नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे सैनिटाइज़र क्यों बिकवा रहा है, क्योंकि यहाँ एक समस्या बहुत बड़ी क्या होती है सोशल मीडिया पर, यहाँ कुछ भी बात बोलो तो आदमी सोचता है इसका क्या फ़ायदा है। तो हमारा फ़ायदा सर इसमें है कि आपकी सांसें चलती रहे, हमारा फ़ायदा इसमें कि आपका परिवार बना रहे, बिखरे नहीं, हमारा इसी में फ़ायदा है, यही हमारा फ़ायदा है। फिर तो हम आपसे फ़ायदा ज़िंदगी भर ले लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो, उसके लिए हम बैठे हैं, आपसे फ़ायदा लेने के लिए हम बैठे हैं, आप टेंशन न लीजिए। हम आपसे देश सेवा भी करा लेंगे, सब करा लेंगे, पर उसके लिए आपका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आपकी जान बहुत कीमती है, अपने परिवार के लिए बहुत कीमती है, आपके बच्चों के लिए बहुत कीमती है, आपके माँ बाप के लिए बहुत कीमती है, और आपकी पत्नी के लिए, आपसे जितने भी रिश्तेदार आपके हैं, आपके दोस्तों के लिए बहुत कीमती है, और सबसे आखिर में मेरे लिए आपकी जान बहुत कीमती है। इसलिए बिल्कुल भी लेतलाली मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा बीच में बफरिंग हुआ, नो प्रॉब्लम। सो मथुरा के लिए आज केस कोर्ट गया है क्या सर? हाँ, बिल्कुल गया है। करुणेश शुक्ला जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने मथुरा का जो केस है उसको दायर किया, और पिटिशनर नंबर 6 हैं वो उस केस में, और भी पिटिशनर्स हैं, वो पिटिशनर नंबर 6 हैं। तो ये सच है। चलिए, अब इतनी सारी बातें मैंने आपके लिए करी, मैंने आपसे बोला कि आप सब सुरक्षित रहिए, लेकिन शायद मेरे जैसे लोगों के लिए सुरक्षित रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब हम जैसों के लिए सुरक्षित होना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा आप देखिए, कोशिश कीजिए इसको देखने की, समझने की, और फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्यों हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ज़रा इस वीडियो को देखिएगा आप। देखो बुजुर्ग है लेकिन शांत रहेंगे। मेरे खिलाफ जो फाइट कर रहे हो मैदान में मादर लड़ेंगे, मादर चोर लड़ेगा। क्या कर रहा है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये वीडियो कहाँ का है, क्यों है, और मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। तो ये जो सज्जन अभी जो आपको दिखे आपके स्क्रीन पर, जो इतनी प्यारी प्यारी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, और ये जिसको मार रहे थे, ज़रा मैं इस वीडियो को दोबारा दिखाता हूँ कि ताकि आप समझें कि आखिर ये वीडियो कहाँ का है और ये क्या चल रहा था, किसको मार रहे थे और क्यों मार रहे थे। ये पूरा वाकया ये है वो सज्जन जिनको मारा जा रहा है। और ज़रा ध्यान से देखिए, कैमरा लटका हुआ दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, इनका कैमरा लटका हुआ है। जो पीटे जा रहे हैं ये कमल शुक्ला जी हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ज़रा इनकी उम्र देखिए, ये देखिए, ये कैमरा लटका हुआ, ये पत्रकार हैं, सबको समझ में आ रहा है। पवन मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैमरा लटका हुआ और ये सरे बाजार, पीछे से सीटियों की आवाज़ आ रही है, सरे बाजार पीटा जा रहा है एक पत्रकार को जो रिपोर्टिंग करने पहुंचा है। तो अब क्या करें, हम लोग रिपोर्टिंग करना बंद कर दें ग्राउंड पे उतर कर? हम लोग रिपोर्टिंग, क्योंकि अब तो हमारी जान को खतरा है, अब तो इस तरह के गुंडे मार रहे हैं, सामने मार रहे हैं। और ये गुंडे कौन हैं? कमल शुक्ला जी जिनके ऊपर ये हमला हुआ, ये बस्तर के छत्तीसगढ़ की घटना है। और जो गुंडे हैं वो सोनिया जी के हैं, प्रियंका जी के हैं, भूपेश बघेल के हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कह रहे हैं कमल शुक्ला जी। कमल शुक्ला जी कहते हैं द गूंज रूल्ड इन कांकेर hooliganism is being done under the protection of चीफ मिनिस्टर एडवाइजर राजेश तिवारी एंड चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। सीधे भूपेश बघेल पर इन्होंने आरोप लगाया है। अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर म्युनिसिपल प्रेसिडेंट एंड ओल्ड गूंज बीटन अप टू द पुलिस स्टेशन एंड रैन अवे। इनको पुलिस स्टेशन में भी मारा गया और पुलिस स्टेशन में गुंडों ने मारा और उसके बाद भाग गए।
हिंदी में लिखते हैं, कांकेर में हो गया गुंडों का राज, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी और खुद मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रही गुंडागर्दी। पुराना गुंडा रहे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में गुंडों ने थाने तक पीटते लाया और भाग गए। ये कमल शुक्ला जी कह रहे हैं। साहब ये तो हालत है छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की, वरिष्ठ पत्रकार की। मैं आपको ज़रा इनकी शक्ल दिखा दूं अगर आपको शक्ल ना दिखी हो तो। ये मूछें तक सफ़ेद हो गई हैं इस आदमी की, मुझसे बड़े हैं। तो साहब कमल शुक्ला जैसे पत्रकार की ये हालत है। पत्रकारों को सरेआम पीटा जा रहा है, माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं, उनकी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, इनका सिर फाड़ दिया गया है, इनका सिर फाड़ दिया गया है। पता नहीं अभी तक FIR हुई या नहीं, और हो सकता हुई भी हो तो 294 506 भी की दो छोटी सी एक धारा लगा दी जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये हत्या के प्रयास का मुकदमा होना चाहिए, 307 का मुकदमा होना चाहिए। ये एक पत्रकार के ऊपर सरे बाजार हत्या करने का प्रयास किया, क्योंकि उस वीडियो में बहुत क्लियरली वो बोल रहा है मार साले को। अगर आपने नहीं सुना तो मैं दोबारा सुना सकता हूँ। मार साले को जब वो कह रहा है, यानी कि जान से मारने की बात कर रहा है अपने लोगों से कि मार साले। तो ये जो गुंडा है, हम पहले ज़रा इस गुंडे को देखें। ये जो गुंडा है, इसको जो गुंडाई चढ़ी है, देखिए ज़रा। देखो बुजुर्ग है लेकिन शांत रहिए। मेरे खिलाफ ये है वो हीरो जो कह रहा है मेरे खिलाफ में लिखोगे, मेरी सरकार मेरी पार्टी के खिलाफ में लिखोगे, और ये कहता है मार नकुल मार। भरे चौराहे पर पीछे से सीटियों की आपको आवाज़ आ रही होगी, पुलिस की सीटियों की आवाज़ है, ट्रैफिक पुलिस की। पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, थाने तक मारते हुए ले गए इस पत्रकार को। कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। ये हो रहा है कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में की ये घटना है, और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाया है, इन्होंने खुद लगाया। लेकिन अब आरोप लगाने से क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो ऐसे लोग मौजूद हैं ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने घोटाला निकाल दिया था। किस में? वेंटिलेटर्स में। कौन से वेंटिलेटर्स में? जो फ्री में डोनेट हुए, फ्री में मिले हुए वेंटिलेटर्स में घोटाला बता दिया। कोई और नहीं, मैं रोहिणी सिंह की बात कर रहा हूँ, कोई और नहीं, मैं द वायर की रोहिणी सिंह की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, रोहिणी सिंह ने इसके बाद में एक ट्वीट कर दिया और कहती हैं, ओके सीम्स लाइक छत्तीसगढ़ इंसिडेंट इन्वॉल्विंग जर्नलिस्ट वाजंट होलीगुनिज्म फ्रॉम INC इंडिया वर्कर्स बट जर्नलिस्ट देमसेल्व्स बीटिंग वन अनदर, अनदर ग्लोरियस चैप्टर इन इंडियन जर्नलिज्म, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ जम्प टू द गन ऑन दिस वन। समझ में नहीं आता ये कौन सा नशा करती हैं, समझ में नहीं आता। रोहिणी सिंह जी, अभी तो इतने सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, ड्रगीज को पकड़ा जा रहा है, ये बॉलीवुड का नशा यहाँ तक पहुँच गया क्या? यहाँ तक पहुँच गया। खुद पत्रकार कह रहा है, पत्रकार खुद कह रहा है मुझे मारा गया, चीफ मिनिस्टर के आदेश पर मारा गया, चीफ मिनिस्टर खुद मुझे पिटवा रहा है, भूपेश बघेल मुझे पिटवा रहा है, ये खुद कह रहा है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उन्होंने तो तुरंत एक फतवा निकाल दिया, बोले नहीं नहीं नहीं, वो पत्रकारों ने आपस में, पत्रकार पागल हो गए थे, आपस में एक दूसरे को मारने लगे। यानी कि अब ये देखिए, हैव डिलीटेड माई ट्वीट एज आई ओनली ट्रस्टेड फ्यू माई फेलो जर्नलिस्ट वर्जन। साक्षी ने भी डिलीट कर लिया, विनोद कापरी तो आप जानती हैं इनकी औकात क्या है, इन्होंने भी डिलीट कर लिया। ट्वीट डिलीट कर रहा हूँ, पत्रकारों ने खबर दी थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीटा। हम बता रहे हैं कापरी जी और साक्षी जी कि पत्रकारों ने नहीं पीटा, कांग्रेस वालों ने पीटा। और ये हम नहीं बता रहे, ये बाकायदा खुद कमल शुक्ला जी बता रहे हैं, अपने फेसबुक पोस्ट से बता रहे हैं। ठीक है, हम तो नहीं कह रहे ना। ये है यहाँ का हाल। ठीक है, हमने नहीं कहा, ये तो खुद ये बता रहे हैं। तो यहाँ बहुत क्लियर है। और जो दरबारी पत्रकार हैं, जो तलवे चाटने वाले लोग हैं, जो चप्पल चाटते हैं, उन्होंने तुरंत कह दिया, पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने तुरंत कह दिया कि कुछ पत्रकारों ने आपस में लड़ गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये हाल है। अब ऐसे में बताइए कि हम लोग क्या करें? हम लोग भी रिपोर्टिंग करें या बंद कर दें? क्योंकि भैया ऐसा तो हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है, ये तो कभी भी इस तरह से हमारे ऊपर भी चढ़कर आ सकते हैं, इनका क्या भरोसा।
ज़रा समझिए, जब आप लोग सरकारें चुनते हैं तो वहाँ आम आदमी का क्या हाल होगा, इसलिए ज़रा सोच समझ के चुना कीजिए। गुंडों की सरकार मत चुना कीजिए, है ना। जब आप गुंडों की सरकारें चुनते हैं तब ये हाल होता है, ये बहुत क्लियर है। तो खैर, अब चलते हैं एक और ख़बर की तरफ, इसके बाद हम नरेंद्र मोदी जी की ललकार पर आएंगे, राइट। अब जो दूसरी खबर है वो ये खबर है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने 40,000 रेफ्यूजियों को धक्के मारकर निकाल दिया सिर्फ अगस्त में। 40,000 की फिक्र सिर्फ अगस्त की है। और कौन थे ये? अफ़गानिस्तान के लोग थे, यानी ये भी मुसलमान थे। और इस्लामिक रिपब्लिक यानी मुस्लिम कंट्री ईरान ने इन मुसलमानों को धक्के मारकर निकाल दिया, 40,000 मुसलमानों को सिर्फ अगस्त के महीने में। लेकिन यहाँ तो किसी को निकाला नहीं, किसी की नागरिकता नहीं छीनी। या तो ये कहा कि CAA ला रहे हैं, यानी CAA लाने से क्या होगा, जो मुसलमानों द्वारा या जो हिंदू जो धर्म के आधार पर सता गए हैं उनको भारत के अंदर नागरिकता मिल जाएगी। उसमें भारत को जलाने का प्रयास किया गया, उसमें दिल्ली को जला दिया गया। तब क्या हम ये सोच सकते हैं कि भारत में ऐसा कभी होगा कि भारत से बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को कभी निकाला जाएगा? क्या हम सोच सकते हैं? बाकी देश तो निकाल रहे हैं। एस कुमार खेतान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी देश तो निकाल रहे हैं। ये लीजिए साहब, ईरान ने निकाल दिया, 40,000 निकाल दिए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप बैठे हैं। अब भारत के जो लोग हैं उनको उनके मुंह में दही जम गया, अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे तब जब CAA लाया जाएगा। अब एक सवाल और उठता है, एक सवाल और है, वो तो आप उम्मा चुम्मा क्या कह रहे थे, उसका क्या हुआ? वो जो चल रहा था, क्या कहते हैं, तेरा मेरा रिश्ता, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या हुआ भाई? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अफ़गानिस्तान मुसलमानों को 40,000 को सिर्फ अगस्त में निकाल दिया। कहाँ गया रिश्ता? ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली बात हो गई भाई। ये तो ये उम्मा चुम्मा तो कुछ नहीं चला आपका, ये तो चलता ही नहीं है। तो यहाँ के लोग जो पागल हो रखे हैं, यहाँ के लोग जो जिनका दिमाग ख़राब है, उम्मा टुम्मा में जो पगलाए जाते हैं, उनसे सिर्फ एक निवेदन है मेरा, ज़रा मेहरबानी करके आंखें खोल के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना उम्मा चल रहा है और कितना चुम्मा चल रहा है, सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और जो आप जो कह रहे थे ना कि नागरिकता जा रही है, नागरिकता जा रही है, किसकी गई? 1 साल होने को आने वाला है, किसकी गई? किसी की नहीं गई। फिर ये झूठ क्यों चलाया, देश में आग क्यों लगाई? दादागिरी दिखाने के लिए ना। कोई बात नहीं, आप दिखा लो, फिर बाद में मत बोलना, बाद में मत बोलना, दिक्कत जब होगी तो फिर मत बोलना। हम तो पहले ही बोलते हैं, बहुत क्लियर है हमारा कहना। खैर, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ ईरान में ऐसा हो रहा तो भी आप गलत हैं। अब एक और खबर देख लीजिए, चाइना से एक खबर आ रही है, जी न्यूज़ के हवाले से आ रही है। हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है ना, बिना वेरीफाई के हम आपके सामने अब लाए ही नहीं, जी न्यूज़ की खबर को भी वेरीफाई करके लाए। थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, चीन में ध्वस्त की गई 16,000 मस्जिदें। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 16,000 मस्जिदें चीन में ध्वस्त की गई। ठीक है, 16,000 मस्जिदें ध्वस्त हो गई, किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। यहाँ वाले तो बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, मैंने कई सारे वीडियो देख रहे थे, अरे मोटे सुन, अरे टकले सुन, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। क्या हुआ उन लोगों को? आगे से पजामा गीला और पीछे से पीला हो गया, पजामे में ही कर दिया। हाँ, चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे, नहीं निकली हवा, पजामा खुल गया, गिर गया नीचे, पजामा गंदा कर लिया। चीन ने 16,000 मस्जिदें तोड़ दी भाई, कोई आवाज़ नहीं निकली। बाबरी पे तो बड़ा चिल्ला रहे थे, एक मस्जिद पर इतना चिल्ला रहे थे, तो 16,000 पर इससे 16,000 गुना चिल्लाओ। अब औकात नहीं चिल्लाने की, अब नहीं चिल्ला पा रहे, अब डर लग रहा है, मम्मी चाइना मारेगा, ऐसा डर लग रहा है। और ले बेबी, तो बड़ा बहुत डर है आपको चाइना का। आप चिंता मत करो, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ, आप भारत में आप आवाज़ उठाइए, हम भी आपके साथ में, आप आवाज़ उठाइए, हम भी देखना चाहते हैं। या ये दादागिरी सिर्फ यहीं चलेगी, यहाँ गुंडई करने के लिए, यहाँ दादागिरी करने के लिए ये सारी चीज़ें होंगी। 16,000 जो मस्जिद हैं वहाँ जो शहीद हो गई आपकी, जिन्हें धराशायी कर दिया, जिनके ऊपर टॉयलेट बना दिए, पब्लिक टॉयलेट, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे? कुछ तो बोल दीजिए।
बोल दीजिए हम आपका साथ देंगे, हम आप लोगों जैसे नहीं हैं, हमें जहाँ गलत दिखता हम गलत का विरोध करते हैं। तो बोलिए, हम इंतज़ार करेंगे आपका कि आप इस बारे में बोलेंगे और हम आपका साथ देंगे। हमें इस बारे में हम आपका साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या बोलेंगे? क्या वो मौलाना जो खड़े होकर बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे, क्या वो गुंडे जो खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 15 मिनट दे दो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे? अरे भाई, इस न्यूज़ को 24 घंटे से ज़्यादा हुआ तो 15 मिनट की बात कर रहा था। ज़रा वो भी कुछ बोल दें, और ज़रा वो भी कुछ बोल दें जो इतनी सारी बातें कर रहे थे, जो जनता को गुमराह कर रहे थे, वो भी बता दें, है ना। तो मित्रों, देश के अंदर क्या चल रहा और विदेशों के अंदर क्या चल रहा, दोनों बहुत क्लियर है ना। चलिए, अब मुद्दे की बात है। नरेंद्र मोदी जी ने जो आज ललकारा है, जिस प्रकार से ललकारा है, मैं नहीं समझता कि यूएन के इतिहास में आज तक ऐसा कभी हुआ है। और भारत में तो भूल ही जाइए कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत दिखाई हो। इससे पहले तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो तो बिल्कुल मौनी बाबा थे, और आज शायद उनका जन्मदिन भी है ना, शायद आज ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना। तो आज वर्ल्ड डम्ब डे है ना, नॉट वर्ल्ड, नेशनल डम्ब डे। और राष्ट्रीय गूंगा दिवस भी आज ही है, क्योंकि वो कुछ बोलते तो थे ही नहीं। अगर उनको प्रधानमंत्री मोदी जी की आज की स्पीच दिखा दी जाए तो मैं समझता हूँ उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, और मैं समझता हूँ आधी से ज़्यादा कांग्रेस को हार्ट अटैक आ जाएगा कि अरे भगवान, ऐसा भी होता है, प्रधानमंत्री ऐसा भी बोलते हैं। और मुझे तो लगता है कि अगर ये स्पीच उन्होंने देख ली तो दौड़े दौड़े कहीं 10 जनपद ना पहुँच जाएँ और जाके पूछेंगे कि मैडम एक बात बताइए, मैं सच में प्रधानमंत्री था क्या? मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला, आपने मुझे कभी बोलने ही नहीं दिया। वो तो बेचारे शक में पड़ जाएंगे कि मैं प्रधानमंत्री था या मुझे उल्लू बना दिया, मेरे साथ मजाक हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या क्या बोला, पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला मैं वो सुनाता हूँ, और उसके बाद इसका हम विश्लेषण करेंगे, राइट। तो ज़रा एक एक करके आप सुन लीजिए मोदी जी ने क्या क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी। पूरा वैश्विक माहौल, साधन, संसाधन, समस्याएं, समाधान, सब कुछ भिन्न थे। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था। बहुत बड़ी बात बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने कहा 1945 में जब यूएन, यूनाइटेड नेशंस का जब गठन हुआ था, तब संसाधन सीमित थे। उस समय जिस कल्याणकारी, इसको जो बताया जाता है कि इसको जो बनाया गया यूएन को, वो विश्व कल्याण के लिए बनाया गया, तो वो उस ज़माने के हिसाब से तो उचित था, उस ज़माने के हिसाब से फिट था। लेकिन आगे क्या बोला, आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं। 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और है। इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? सदी बदल जाए और हम न बदलें तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 1945 में बनाया गया था, जिस समय, उस समय के हिसाब से सही था, लेकिन आज 2020 आ चुका है और 2020 आते आते बहुत सारे बदलाव हुए विश्व के अंदर। और क्या उन बदलावों पर
यूएन अब खरा उतरता है? क्या उन बदलावों पर यूएन खरा उतरता है? क्योंकि 1945 में स्थितियां अलग थी। 1945 में ना ही तो राफेल थे, ना ही इस प्रकार के जेट्स थे, ना ही इस प्रकार का जो आज कोरोना वायरस आप देख रहे हो, बायो वेपन्स इस प्रकार के, और इस गंदी तरीके से युद्ध नहीं होते थे जो आज हो रहे हैं। तो देखा जाए तो विश्व के लिए यूएन आज वाकई में एक तरह से अप्रासंगिक हो गया है। इसलिए हो गया है क्योंकि इतना बड़ा बायो वॉर छेड़ दिया चाइना ने और पूरा विश्व चुप बैठा हुआ है, यूएन चुप बैठा हुआ है। आगे क्या कहा है जरा इसको भी देखते हैं। अगर हम बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं। ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों गृह युद्ध भी हुए, कितने ही आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया, खून की नदियां बहती रही। इन युद्धों में, इन हमलों में जो मारे गए वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे। वो लाखों मासूम बच्चे जिन्हें दुनिया पर छा जाना था, वो दुनिया छोड़कर चले गए। कितने ही लोगों को अपने जीवन भर की पूंजी गंवानी पड़ी, अपने सपनों का घर छोड़ना पड़ा। उस समय और आज भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयास क्या पर्याप्त थे? बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सिर्फ युद्ध वो युद्ध नहीं होता जो सीधे लड़ा जाता है। प्रॉक्सी वॉर की बात कर रहे हैं, यानी आतंकवाद के उस युद्ध की बात कर रहे हैं जो भारत पर पाकिस्तान पिछले 30 सालों से लगातार बिना किसी सूचना के, बिना किसी वार्निंग के और बिना किसी उकसावे के लगातार एक तरफा युद्ध पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है। चाहे वो कसाब का आना हो, चाहे वो कश्मीर में नरसंहार होना हो हिंदुओं का, लगातार पाकिस्तान की तरफ से एक अघोषित युद्ध लड़ा जा रहा है। और वो युद्ध है आतंकवाद का। आतंकवाद के ज़रिए युद्ध लड़ा जा रहा है जिसमें हज़ारों लाखों लोगों की जान चली गई। शायद इतनी तो किसी युद्ध में भी किसी की कैजुअल्टीज़ नहीं होती। और इसलिए उन्होंने कहा कि क्या ये प्रयास संयुक्त राष्ट्र के काफ़ी थे? संयुक्त राष्ट्र को चाहिए था कि तुरंत इसमें हस्तक्षेप करता और आतंकवादी देशों पर तुरंत नकेल कसता, लेकिन संयुक्त राष्ट्र इसमें बुरी तरह से फेल हुआ है। विशुद्ध हिंदी में कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने आज संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखा दिया, स्पष्ट रूप से बता दिया कि आपकी हैसियत और आपकी औकात कुछ भी नहीं है। आप अप्रासंगिक हो चुके हैं। ना तो आपसे किसी को डर लगता है और ना ही आपका कोई सही मायने में देखा जाए तो वजूद है। पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पांस कहां है? बहुत बड़ी बात, जिस बात को हम लगातार कहते आ रहे हैं और इस लाइव में भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, संयुक्त राष्ट्र कोरोना महामारी जैसे बड़े महामारी में कहाँ गायब है, किधर है, कहीं पता ही नहीं चल रहा।
और सिर्फ ये कोरोना महामारी नहीं है, लैब क्रिएटेड वायरस, चाइना द्वारा बायो वॉरफेयर खेला जा रहा है, पूरी दुनिया के साथ खेला जा रहा है। चाइना ने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया, बिना किसी उकसावे के, बिना किसी वार्निंग के एक हमला जो कर दिया, उस पर यूएन चुप है, उस पर यूएन में कोई बात नहीं हो रही, उसमें कोई ये पूछ नहीं रहा चाइना से। फ्रांस में दूसरी वेव आ गई कोरोना वायरस की, 16,000 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं एक बार में, ठीक है। 1500-1600 लोग आईसीयू में एडमिट हैं, आईसीयू कम पड़ गए हैं, वेंटिलेटर्स नहीं हैं अब फ्रांस में, ठीक है। सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सब कुछ हो रहा है, सारे देश भुगत रहे हैं, लेकिन जिसने किया उससे यूएन कोई सवाल नहीं कर रहा। आखिर क्यों नहीं कर रहा? अब ऐसे में क्या कोई प्रासंगिकता बचती है यूएन की? सिर्फ इतना नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज डंके की चोट पर यूएन की सीट पर, परमानेंट सीट पर अपना अधिकार भी जता दिया। कैसे जता दिया, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र का भारत में जो सम्मान है, भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस वैश्विक संस्था पर जो अटूट विश्वास है, वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा? आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? एक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जहां विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधारा हैं, जिस देश ने सैकड़ों वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और सैकड़ों वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है। बहुत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब इतनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जहां विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन में से एक पॉपुलेशन रहती है, जिस देश का इतिहास हमेशा से पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर पर रहा है, जिसने पीस कीपिंग के लिए, शांति के लिए पूरे विश्व में अपने जवानों को कुर्बान किया है, उस देश को आखिर कब तक यूएन की डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग यानी परमानेंट सीट से दूर रखा जाएगा? आखिर कब तक भारत के लोग ये देखते रहेंगे कि भारत इतनी विश्व की नंबर 1 डेमोक्रेसी, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अगर यूएन की परमानेंट सीट नहीं है भारत के पास, तब फिर ऐसे यूएन का क्या फायदा होगा? अध्यक्ष महोदय, जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं। जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने।
अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि जब हम मजबूत थे तब भी हमने किसी को सताया नहीं, और जब हम मजबूर थे, हमारे पास खाने को नहीं था, तब भी हम विश्व के ऊपर बोझ नहीं बने। और स्पष्ट रूप से ताली पीटते उन्होंने पूछा इस बात को कि आखिर कब तक भारत को इंतज़ार करना होगा। किसी ने बार बार कमेंट किया, दावा ठोक दिया ठाकुर साहब ने। हाँ, ठाकुर साहब ने दावा ठोक दिया, क्योंकि दावा ठोकने के लिए कलेजा चाहिए। वो कलेजा इसी प्रधानमंत्री में, किसी और में अभी तक तो देखने को नहीं मिला। अनुराधा जी, अनुराधा कृष्ण मरुवाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। बहुत सारी बातें आज हुई, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने की, लेकिन उस सारी बातों में सबसे ज़रूरी बात, इतनी दमदारी के साथ, इतनी मुखरता के साथ आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने यूएन की सीट नहीं मांगी। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि पूरे हक के साथ मांगो, हक से मांगो, कहना जो बात है, तो वो हक के साथ मांगा। और दावा ठोकना भी नहीं, एक तरह से ललकारा है यूएन को कि अगर यूएन की सीट नहीं मिलती है, हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी शायद कोई दूसरा यूएन भी खड़ा कर दे। और ये इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। यूएन के पास अब एक ही चारा है, और वो यही चाह रहा है कि भारत को जल्दी से जल्दी परमानेंट सीट दे दे, अदरवाइज़ बहुत देर हो जाएगी। अनिल मलिक जी कहते हैं, भगवान का लाख शुक्र है जो आपका खांसी ठीक हो गई। हाँ, आज तो मुझे खांसी नहीं है, आपने बड़ा अच्छा नोट किया, हिला दिया कहते हैं। जी बिल्कुल। आगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो भी आपके सामने लेकर आता हूँ, ज़रा उसको भी ज़रा आप देखिए। अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र जिन आदर्शों के साथ स्थापित हुआ था और भारत की मूल दार्शनिक सोच बहुत मिलती जुलती है, अलग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के इसी हॉल में ये शब्द अनेकों बार गूंजा है, वसुधैव कुटुंबकम। हम बड़े अच्छे से प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया संयुक्त राष्ट्र को कि ये वही संयुक्त राष्ट्र है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, जिसमें कई बार वसुधैव कुटुंबकम कई बार दोहराया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से बताया कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन यूएन हमको अपना परिवार नहीं मानता, यूएन हमको अपना सदस्य नहीं मानता, यूएन हमको घर वाला नहीं बाहर वाला मानता है। आज बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन को समझा दिया, ललकार के बताया, हिलाकर बताया, नींद से जगाया। शरद मल्होत्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। सोनू मौर्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। और नारायणन शंकर रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। तो बहुत स्पष्ट है, देखिए इतनी स्पष्ट भाषा में यूएन के सामने आज तक कोई नहीं बोला, और इतनी सभ्य और इतनी कड़क भाषा में भी यूएन के सामने आज तक कोई नहीं बोला। बहुत सारे लोग जिनके पेट में गुदगुदी होने लगी थी हाउ डे यू सुनकर, आज उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का जब भाषण सुना तो उनके हाथ से ग्लास गिर गए शराब के, लेकिन उनके मुंह से एक बार भी तारीफ नहीं हुई, ट्विटर पे तारीफ नहीं आई, कहीं तारीफ नहीं कर पाए वो, जबकि उनके हाथ से शराब के ग्लास गिर गए। आज ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग हैं जो आज उलट पुलट हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ऐसा भाषण यूएन में कैसे दे सकते हैं, कैसे कोई एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री जिसको कि हमेशा ये बताया गया हो कि तुमको तो बगल वाला चाइना पीट सकता है, तुमको तो ये पीट सकता है, तुमको वो कर सकता है, तुम्हारा विश्व तुम्हारे खिलाफ में, आज वो खड़ा होकर पूरे विश्व को नहीं यूएन को चैलेंज कर रहा है। और आज वो देश का प्रधानमंत्री डंके की चोट पर कह रहा है कि हमारा अधिकार है इस परमानेंट सीट पर। इतनी दमदारी से बात मैंने आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को करते नहीं देखी, उन लोगों को भी नहीं जो कबूतर उड़ाते रहे, कबूतरबाजी ही करते रह गए। रॉकी पटेल जी कहते हैं भारत को बचाने के लिए और हमारे नौजवानों को सही रास्ता दिखाने के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद रॉकी जी। हाँ बिल्कुल, साडा हक ऐथे रख, कुछ इसी स्टाइल में। ज़्यादा कमेंट मत कीजिएगा, मेरा कोई ना कोई मॉडरेटर आपको ब्लॉक कर देगा। लिमिट में कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। वॉल को स्पैम करने में
आपको कोई ना कोई ब्लॉक कर सकता है, राइट। चलिए, गिरजा शंकर जी आपस में बात कर रहे हैं। सो बहरहाल, ये जो आज आपने भारत की जो धमक देखी, अभी तक लोग पूछते थे मोदी ने क्या किया, मोदी बाहर जाता, मोदी ने कितना पैसा खर्च किया। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया मोदी ने बाहर जाकर क्या किया, और मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ, आज भी जो प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं ये उसी का नतीजा है जो मोदी बाहर घूमता था ना। मोदी तो घूमता रहता है, मोदी तो एनआरआई है, मोदी तो देश में रहता ही नहीं है ना। आज जवाब समझ में आया, मोदी एनआरआई है या क्या है। आज इस बड़ी हुई दाढ़ी और सफ़ेद इस बाबा को देखकर आपको क्या लगता है? ये दाढ़ी आप लोगों की चिंता में बढ़ गई साहब, और यही वो मोदी है जिसके बारे में लोगों ने तमाम सारी बातें कही और जिसने आज यूएन को धता बता दिया, यूएन को चैलेंज कर दिया और यूएन को ये समझा दिया कि हमारा हक तो देना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहता हूँ, यदि यूनाइटेड नेशंस ये गलती करता है कि वो भारत को परमानेंट सीट नहीं देता है, तो अब ज़्यादा इंतज़ार मोदी जी करेंगे नहीं, और यूएन ये समझ ले एक दूसरा यूएन बनते ज़्यादा देर नहीं लगने वाली, और उस समय ये यूएन बेकार हो जाएगा, कचरे के डब्बे में फेंकने लायक हो जाएगा। और एक बार आगे बढ़ने के बाद मोदी जी पीछे भी नहीं देखते, ये भी पक्की बात है। सुधीर द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तमाम सारे लोग तमाम सारी चीज़ों के लिए डिमांड करते हैं, वीडियोस पर आते हैं, लाइव पर आते हैं, और उनकी तमाम सारी डिमांड्स होती हैं कि आप इसको भी लाइए, उसको भी लाइए। हमारे लिए सभी मुद्दों को लाना हम चाहते हैं लाना, लेकिन ना तो इतना समय होता है और ना ही इतना हमारे पास में रिसोर्सेज हैं कि हम उन सारी चीज़ों को स्टडी कर सकें। तो जितना हम कर सकते हैं उतना हम लेकर आते हैं, जितना हम आपको अच्छे से बता सकते हैं हम उतना लेकर के आते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के लिए बहुत देर से एक सज्जन लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो सर आपका कमेंट मैंने पहला कमेंट ही देख लिया था, और आखिर में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आपका कमेंट एक बार में दिख जाता है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती। दिल्ली जल बोर्ड पर सर हम आपको ज़रूर हम आपको एक वीडियो देंगे, और हम आपको इसका वीडियो कल देने का प्रयास करेंगे। संडे है कल, लेकिन प्रयास करेंगे कल आपको इसका वीडियो देने के लिए। लेकिन आप लोग जाएं इससे पहले बहुत ज़रूरी एक बात, 3600 लोग इस समय देख रहे हैं, 3600, सिर्फ 1800 लाइक हैं, ठीक आधे हैं उसके, है ना। तो मेहरबानी करके पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरी बात, अच्छी तरह एक चीज़ सुन लीजिए अगला वीडियो आने से पहले, क्योंकि अगला वीडियो हो सकता है कुछ धमाकेदार वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाली घंटी दबा दीजिए, और इससे भी कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है यही आपने कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं, इसमें कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर जो गूगल फॉर्म की लिंक है वो उस पर क्लिक करना है, गूगल फॉर्म भरना है, और ध्यान से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये आपको 4 काम करने हैं, चैनल सब्सक्राइब करना है, घंटी दबानी है, गूगल फॉर्म भरना है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। ये 4 काम, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैं जाने वाला नहीं हूँ, थोड़ी देर रुकूंगा, आपके सवाल लूँगा। नितिन जी, जय श्री राम। व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर सिचुएशन, टेक केयर सर। राजीव जी, फ़िलहाल सिचुएशन काफ़ी टेंस जो माहौल है वो तो है, लेकिन पहले जितना टेंस नहीं है। कुछ रिलीज़ हुआ है, और संभावना ऐसी बताई जा रही है कि चाइना मान गया है, चाइना पीछे हटता जा रहा है, और भारत ने जिस जगह पर भारत काबिज़ हो गया उससे अब भारत वापस नहीं आएगा। चाइना यदि इस शर्त पर मान जाता है तो फिर हो सकता है कोई सीज़ फायर या युद्ध हो सकता है कि टल जाए, लेकिन फ़िलहाल इसकी संभावना थोड़ी कम ही नज़र आ रही है। सर यूएन तो बस हम जैसे देशों का पैसा बटोरने का काम करता है, ऋषि बालीवाल जी कहते हैं। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से तमाम सारे हमने आज मुद्दे कवर करने की कोशिश करी, और जिसमें सबसे जो ख़तरनाक मुद्दा था, जो सबसे विचलित करने वाला मुद्दा था, वो पत्रकार की पिटाई का था। इसलिए था क्योंकि यूजुअली पत्रकारों को कभी हाथ नहीं लगाया जाता, इस देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सड़क के ऊपर मारना, माँ बहन की गाली देना, उसे जान से मारने का प्रयास करना, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है, ये अपने आप में बहुत घातक है। और यदि ऐसा चला तो भविष्य में आप लोगों को सही रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेहरबानी करके कमल शुक्ला जी के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए, और ये इंश्योर कीजिए कि उनकी ज़िंदगी भी सेफ़ रहे और एफआईआर भी हो। और वो जो गुंडा था, जो गुर्गा था, एक गली मोहल्ले का जो सड़क छाप जो गुंडा था, 2 कौड़ी का, जिसकी औकात नहीं, ऐसे गुंडे जेल के अंदर सड़ें, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम सबको ये इंश्योर करना है, क्योंकि हमको एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ कानून का राज हो, इन गुंडों का राज ना हो। हमें वैसा समाज चाहिए। हलाला वाला टॉपिक भी अवश्य सर, हलाला वाला टॉपिक भी लेंगे और भी प्रयास करेंगे।
गुड जॉब बाय यू कहते हैं सुशील चोपड़ा जी, कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सब ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर वही बात कहूँगा, आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ये मेरी कामना है, और सुरक्षित रहिए। मास्क ज़रूर लगाइए, सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर कीजिए। सस्ता सैनिटाइज़र के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, बिल्कुल मत पड़िएगा, ठीक है। सस्ते सैनिटाइज़र के चक्कर में ना पड़िए। सैनिटाइज़र मिनिमम 70% होना चाहिए उसमें अल्कोहल, ये देख लीजिए, इंश्योर कर लीजिए, दुकानदार से पूछ लीजिए, क्या ना मैं टेस्ट कराऊंगा, ऐसे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। और अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बिल्कुल ना निकलें। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फरवरी के बाद से लॉकडाउन है साहब, कुछ खा नहीं पा रहे, कुछ पी नहीं पा रहे, तो उसका भी मेरे पास उपाय है, वो भी आप कर सकते हैं। आपका मन करता समोसे, कचौड़ी और जलेबी खाने का, आप वो भी खा सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। उसका सिंपल सा एक तरीका है, जब समोसे बन रहे हैं और उस कढ़ाई में खौल रहे हैं, तब आप उससे उठवाइए और अपने डब्बे में जो आप घर से साफ़ करके ले गए उसमें डलवा लीजिए। उससे कहिएगा अगर एक आध बाहर भी गिर गया तो इसका पैसा भी मैं दूंगा, पर वो आपको गर्मा गर्म सीधे आपके इसमें गिरना चाहिए, फिर कोई कोरोना वायरस उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे ही जो भी आपको सामान लेना वो गर्म लेने का प्रयास करें, जो गर्म बनता है उसी समय लें। अगर आपको गुलाब जामुन खाने का मन है या कुछ ऐसी चीज़, अब तो आप उस समय जब वो बन रहा है उस समय लीजिए, जब वो गर्म है। और यदि आप बाज़ार से लेकर आते हैं, आपका मन करता है और उस समय वो गर्म नहीं है, आपका मन फिर भी कर रहा है, तो आप घर पर लाकर उसको गर्म कर एक बार बॉइलिंग पॉइंट पर लाकर आप उस चीज़ को उसके बाद कंज्यूम कीजिए। खाने की चीज़ें भी आप इस तरह से खा सकते हैं, और भी तमाम सारे तरीके हैं। उसको स्टीम करने का प्रोसेस भी है, तमाम सारे और तरीके हैं जिनको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ योर रोहिंग्या मुस्लिम इन कोलकाता, इंडिया इज फेसिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेव चिल्ड्रन सेव वर्ल्ड। ओके, गिरजा शंकर जी कहते हैं करंट सिचुएशन रोहिंग्या मुस्लिम्स की। सर फिलहाल रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर जो कुछ भी था रोहिंग्यास के ऊपर, वो फ़िलहाल अभी रुका हुआ है, पूरा का पूरा काम कोविड की वजह से पूरा देश रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है। और मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि 2020 जो है अपनी जान बचाने का ईयर है, अपनी जान बचाने का साल है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, मेहरबानी करके दोनों हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ, मेहरबानी करके अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को मास्क पहनिए, ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल भी घर से ना निकलें जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, और जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो आप किसी को अपने घर भी ना बुलाएं। सुरक्षित रहिए आप सब, ये बहुत ज़रूरी है। ऋषिकेश जी कहते हैं सर आज और एक पार्टी दुकान बंद हुई है, अकाली दल फार्म बिल पर अपोज में एनडीए से बाहर हुई है। हाँ ऋषिकेश जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो आज अकाली दल एनडीए से बाहर हो गया है, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ये अभी की न्यूज़ है, थोड़ी देर पहले की। और ठीक है, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी बहुत लंबा हुआ है, अकाली दल उनमें से एक है जिनको मंडियों से बहुत नुकसान हुआ है। तो अच्छी बात है, जिनको किसानों के जो नहीं हुए वो हमारे और आपके और देश के क्या होंगे। तो जिनको ये लगता है कि किसान आज भी दलालों के चक्कर में फंसा रहे, परेशान होता रहे, उसको उचित ब्याज उचित कीमत ना मिले, उसकी रकम मार दी जाए, लोग उसके पैसे खा जाएं और इस प्रकार से काम चलता रहे, वो रिश्वत देता रहे, दलाली देता रहे, तो ऐसे लोग ना रहें साथ तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप सब हमें सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट करने के तमाम सारे तरीके, भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम, तमाम सारे तरीके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप गूगल पे से, भीम ऐप से और तमाम सारे और तरीक़ों से, पेटीएम से आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। और जो लोग बाहर से हैं, जो लोग मुझे इंटरनेशनल उधर से देख रहे हैं, देश के बाहर से देख रहे हैं, उनके लिए पेट्रियन है, आप मुझे पेट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, और पेपाल के थ्रू, उन दोनों की लिंक भी दी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैंक की डिटेल्स भी दी हुई हैं, आप उसके ज़रिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर वही बात, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।